ये फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 2 है। ये फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 2। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पहले वाला लेक्चर अच्छे से देखा होगा और लाइव भी आप सारे बच्चे आए होंगे, आपके डाउट भी क्लियर हो चुके होंगे। देखो, हर क्लास 2 बार पढ़ाई जाती है आपको, एक बार रिकॉर्डेड, एक बार लाइव। तो आप जब भी लाइव आएंगे प्लीज़ ऑथेंटिक डाउट ही पूछिएगा, और ख़ास करके अगर आप कहीं शोर वाली जगह पे हैं तो उसको म्यूट करके। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट्स, और फंडामेंटल यूनिट लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये मैंने आपको पढ़ाया था। अब अभी हम यहां पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं डिराइव्ड यूनिट्स। प्यारे बच्चों, डिराइव्ड यूनिट ऐसे यूनिट होते हैं जिनको हम डिराइव करते हैं, नाम ही इनका ऐसे ही है। ऐसे यूनिट होते हैं जिनको हम डिराइव करते हैं। कहाँ से? फंडामेंटल यूनिट से। जैसे मैं एग्जांपलें लेता हूं। लेंथ एक फंडामेंटल यूनिट है और ब्रेड्थ भी एक फंडामेंटल यूनिट है। इन दो को यूज किया और लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया। तो एरिया क्या है? डिराइव्ड यूनिट। एरिया क्या है? डिराइव्ड यूनिट, ठीक है यहां तक। और कौन कौन से डिराइव्ड यूनिट हैं? एरिया हो गया पहले नंबर पे। और कौन सा डिराइव्ड यूनिट है? मैं कुछ कुछ बता रहा हूं। वर्क, वर्क भी डिराइव्ड यूनिट है। अब प्यारे बच्चों, यहां में देखिए, ये भी एक तरीका होता है। यहां पे मैं आपको वर्क नहीं पढ़ा रहा हूं, वर्क क्या होता है। यहां पे ये पढ़ा रहा हूं कि डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं। अब जब मैं आपको वर्क, पावर एंड एनर्जी बताऊंगा, तब बताऊंगा वर्क क्या होता, पॉजिटिव वर्क क्या होता, नेगेटिव वर्क क्या होता, जीरो वर्क क्या होता, वर्क कैसे किया जाता। तो ये वहां पढ़ेंगे। धीरे धीरे आपकी चीजें ठीक होने लगेंगी। वर्क क्या है? डिराइव्ड यूनिट। और वर्क के बाद फोर्स, फोर्स भी क्या है? डिराइव्ड यूनिट। और प्रेशर, प्रेशर क्या है? डिराइव्ड यूनिट। और वॉल्यूम, वॉल्यूम भी क्या है? डिराइव्ड यूनिट। और एनर्जी क्या है? एनर्जी भी डिराइव्ड यूनिट। यानी कि कहने का मतलब लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, हीट और करंट, ये सी है, हीट और करंट। प्यारे बच्चों, इन 7 को छोड़ के, किस किस को? लेंथ को, मास को, टाइम को, टेम्परेचर को, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को, हीट को और करंट को। इन 7 को छोड़ के जितनी भी चीजें हैं, हीट से मुराद यहां पे टेम्परेचर है, हीट से मुराद टेम्परेचर। इन 7 को छोड़ के पूरी दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो सारी की सारी क्या हैं? डिराइव्ड हैं, ठीक है। एक बार फिर से सुन लो। इन 7 को छोड़ के पूरी दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो सारी की सारी क्या हैं? डिराइव्ड। और ये 7 क्या हैं? फंडामेंटल। अब आपको कैसे पता चलेगा कि पेपर में क्या क्या आता है? तो प्यारे बच्चों, जब हमारी फिजिक्स खत्म हो जाएगी तो मैं YouTube पे ओपनली एसएससी के, एनडीए के, सीजीएल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा।
अगर आपके पास किताब है कौन सी, किरन्स पब्लिकेशन की, तो ठीक, अगर नहीं तो अभी कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं। किरन्स पब्लिकेशन की फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 6, पहला पेज, वहां लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल क्वांटिटी। तो उनमें से सिर्फ टेम्परेचर था और टेम्परेचर को छोड़ के बाकी सारे डिराइव्ड यूनिट थे। अब क्या डिराइव्ड यूनिट इतने ही होते हैं? एरिया, वर्क, फोर्स, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी, क्या इतने ही होते हैं? नहीं, लाखों करोड़ों डिराइव्ड यूनिट होते हैं। तो हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। सारी चीजें एक बार पढ़ना बर्डन बन जाता है, इसलिए हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। बस इतना याद रखो, ये वाली हैं फंडामेंटल यूनिट्स और ये होगी डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, अब यहां पे एक नोट लिखो आप। क्या कोई क्वांटिटी ऐसी है जो ना फंडामेंटल हो ना डिराइव्ड हो? हां, ऐसी क्वांटिटी जो ना ही फंडामेंटल क्वांटिटी हो, नीदर फंडामेंटल नॉर डिराइव्ड, आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या बोलते इसको? सप्लीमेंट्री यूनिट। वो चीज जो ना फंडामेंटल हो ना डिराइव हो उसको क्या बोलते? सप्लीमेंट्री यूनिट। अब सप्लीमेंट्री यूनिट इस दुनिया में कितने हैं? सिर्फ 2। एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। ठीक है, अब ये प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। देखो, जब भी सर्कल के बीच कोई एंगल बने तो उस एंगल को बोलते हैं ये प्लेन एंगल है। और जब भी 3 डायमेंशनल फिगर यानी कि स्फेयर के बीच कोई एंगल बने उसको बोलते हैं ये सॉलिड एंगल है। तो प्लेन एंगल कहां बनता है? सर्कल में, क्योंकि सर्कल 2 डायमेंशन होता है। सॉलिड एंगल कहां बनता है? तो स्फेयर में। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं ये एंगल क्या होता है। छोटी छोटी चीजें मैं क्लियर करता चला जाऊंगा। आपने फिजिक्स पढ़ी हो या ना पढ़ी हो उससे कुछ नहीं होने वाला। आप इस काबिल हो जाओगे कि आप फिजिक्स में सोचने लगेंगे, और अगर आप किसी को फिजिक्स पढ़ाएंगे कभी तो मजा आने लगेगा, पढ़ाने वाले को भी और पढ़ने वाले को भी। सुनते जाओ चीजें। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको पता चल गई। अब देखिए एंगल क्या होता है। देखो प्यारे बच्चों, एक ये लाइन, अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये पता है कि लाइन क्या होता है। ठीक है ना, लाइन क्या होता है, ठीक है ना। अब ये मत पूछना सर ये होती है लाइन। आपको किसी अंधे बंदे को बताना है लाइन क्या होती है तो उसको क्या बताओगे? ई होती लाइन। ई क्या होता? तो लाइन क्या होती है? अच्छा क्या होता है लाइन? चलो ये मैं आप पे छोड़ता हूं। व्हाट इज लाइन एंड लाइन सेगमेंट। चलो आप भी लर्न करो, थोड़ी चीजें लर्न करते जाओ, चीजें आहिस्ता आहिस्ता, शौक डालो। लाइन क्या होता है और लाइन सेगमेंट क्या होता है ये आपने पहली बार पढ़ा था 3rd क्लास की ज्योमेट्री में। क्लासेस भी याद है मुझे, 3rd क्लास की ज्योमेट्री में। आजकल तो ये 1st 2nd में भी आ गया है ये लाइन और लाइन सेगमेंट। चलो, तो ये आपने एक लाइन लगा दी। मैं आपको एंगल समझाने जा रहा हूं। ये एक लाइन लगा दी, ठीक है, और एक लाइन होगी, दूसरी लाइन जो है ना वो इसके ऊपर है। आप जरा गौर से सुनना, एक लाइन ये ब्लैक वाली है और दूसरी लाइन रेड भी इसके ऊपर है। अब मैं रेड लाइन को ऊपर की तरफ घसीट रहा हूं थोड़ा सारा। अब आप इसको इमेजिन करो कि यहीं से ऊपर आ रही है, ये आ रही है, ठीक है। तो दोनों लाइन एक जगह पे जुड़ी हुई हैं। अब ये यहां से ऊपर ओपन हो रही है। तो जब 2 लाइन सेगमेंट या 2 लाइंस
एक पॉइंट पे जुड़ी हूं और वो रोटेट करने लगे, उनके बीच जो फिगर बनती है इस फिगर को बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं इसको? एंगल। पता चल गया एंगल क्या होता है। एक पॉइंट क्लियर हो गया। क्या होता है एंगल? जब दो लाइनें एक पॉइंट पे जुड़ी हूं और वो रोटेट करें, उनकी रोटेशन में जो फिगर बनती है उसको बोलते हैं एंगल। अब मैं आपको बता रहा हूं एंगल कितने किस्म के होते हैं। एंगल दो किस्म के होते हैं। कैसे कैसे देखते चले जाओ। मजा आ रहा है या नहीं लर्न करने में? एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। दूसरी लाइन ये है। अब मैं छोटी बना रहा हूं। अब ये लाइन यहां थी ना, अब इसको रोटेट करो और यहां, और इधर से उधर रोटेट करो तो यहां पे, और फिर इसको रोटेट करो तो यहां पे, और रोटेट करो तो यहां पे। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। जब एक लाइन दूसरी के ऊपर रोटेट करे एंटी क्लॉकवाइज, अभी ऑपोजिट है, एंटी क्लॉकवाइज चलने पे कौन सा एंगल बनता है? पॉजिटिव। और जब एक लाइन दूसरी के ऊपर रोटेट करे मगर कैसे? क्लॉकवाइज, नीचे से ऊपर, यानी कि ये, फिर इधर से ऊपर हुआ ये, फिर इधर से ये, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं नेगेटिव एंगल। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि एंगल सबसे बड़ा कितने डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री के एंगल को सबसे बड़ा नहीं बोलते। देखते जाओ, जो ये ऊपर वाली लाइन है ना, जो ब्लैक वाली, अगर ये एक बार यहां से यहां रोटेट करे, ये पूरी यहां से, तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। अगर ये दो बार रोटेट करे तो 360 इंटू 2 यानी कि 720 डिग्री का एंगल बनता है। और रोटेट करे तो और बड़ा एंगल बनता है। जितनी बार रोटेट करेगी उतना बड़ा एंगल बनेगा। तो सबसे बड़ा एंगल पता कितने डिग्री का बनता है? इन्फिनिटी डिग्री का, इनफाइनाइट डिग्री का, 10 लाख, 1 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ डिग्री का, बड़े से बड़ा। तो नेगेटिव एंगल, अरे जितना जितना ये नेगेटिव साइड से क्लॉकवाइज रोटेट करती जाएगी उतना उतना एंगल बढ़ता जाएगा। -3 लाख डिग्री, -50 लाख डिग्री, -1 अरब डिग्री, तो माइनस इंफिनिटी होता है सबसे छोटा एंगल। ठीक है। सबसे बड़ा इंफिनिटी डिग्री, सबसे छोटा माइनस इंफिनिटी डिग्री। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें पता चल गई हैं। चलिए, जैसे मैंने लिखा है ऐसे इनको अपनी लैंग्वेज में भी लिखो। लिख दिया। अब आपने, अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि इनके यूनिट्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल के और प्लेन एंगल के। देखो अगला पेज है, हम नेक्स्ट करते हैं। इसको स्लाइड को मैं रहने देता हूं। ये देखो, एंगल का यूनिट क्या होता है। ढेर सारे यूनिट होते हैं। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा सेंटेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। बट एंगल के जनरली मैं यहां पे 2 यूनिट ले रहा हूं। एक तो डिग्री और दूसरा रेडियन। एक ले रहा हूं डिग्री, दूसरा ले रहा हूं रेडियन। अब मैं आपको यहां पे ये समझा रहा हूं डिग्री क्या होता है और रेडियन क्या होता है। ठीक है। डिग्री क्या होता है और रेडियन क्या होता है। देखो, एक सर्कल ले लिया, इस सर्कल के बराबर बराबर हिस्से किए, यानी कि इस सर्कल को हमने डिवाइड किया इक्वल 360 पार्ट्स में। कितने पार्ट में डिवाइड किया हमने इसको? 360 पार्ट। अब हमने क्या किया, कोई भी 2 हिस्से सेंटर के साथ जोड़ दिए। तो आप मुझे बताओ, एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, इसके बीच ये जो फिगर बनी, इसको एंगल ही तो बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं? ये 1 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है? 1 डिग्री का। 2 डिग्री का एंगल बना के बताओ मुझे, कहीं पे भी। एक लाइन ये,
एक ये छोड़ के ये हो गया 2 डिग्री का। 3 डिग्री का बना के बताओ मुझे। तो एक हो गया ये 2 और 3 डिग्री का एंगल बन गया। पता चल गया आपको डिग्री क्या होता है। तो ये मैंने आपको बताया डिग्री। अब मैं आपको बताता हूं रेडियन क्या होता है। तो देखो, सॉलिड एंगल जो होता है ये रेडियन में मेजर करते हैं, बट इसका ऐसा यूनिट जनरली स्टेडियन माना जाता है, जो आप बच्चे पूछ रहे थे। देखो, ये कोई सफेयर है, ये रेड वाला सर्कल था और ये ब्लैक वाला सफेयर है। ठीक है, ये सफेयर बना दिया, दिस इज सफेयर। अब देखिए, मान लो इसका जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। कितना? 4। तो यहां से ऊपर चलना शुरू हुए 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 यहां तक आ गया 4 सेंटीमीटर। अब इसको जोड़ा सेंटर के साथ। अब इसके बीच में जो एंगल बना, इस एंगल को बोलते हम रेडियन। क्या बोलते? रेडियन। अब आप मुझे बताओ व्हाट इज रेडियन। तो 1 रेडियन कब बनता है? देखिए, एंगल सबटेंडेड बिटवीन 2 रेडियस व्हेन द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। यानी अब डेफिनेशन ना आपने लिखनी है ना याद रखनी है, कभी पेपर में नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि हम 12th क्लास का पेपर नहीं दे रहे हैं, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। आप सिर्फ इतना याद रखो कि जब जितना रेडियस हो उतना ही सरकमफ्रेंस पे हम चलें, आर्क बने और वहां पहुंच के इसको सेंटर के साथ जोड़ें, तब जो एंगल बनता उसको क्या बोलते? 1 रेडियन। और जो रेडियन होता है ये बड़ा होता है किससे? डिग्री से। और 1 रेडियन होता है 57.27 डिग्री। अब ये मैं आपको अभी प्रूफ नहीं करने वाला हूं, ये आपने प्रूफ किया था कब? जब आप बच्चे क्लास 11th में पहुंचे थे। ठीक है, 11th क्लास में आपने पढ़ा था प्रदीप की किताब, अगर आपने पढ़ी हो, प्रदीप की वो मोटी मोटी किताबें आती थी, तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स उसका पहला यूनिट था। तो आपने वहाँ पढ़ा होगा अब इनिशियो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और ट्रायंगुलर मेथड, ऐसे। और आपने वहाँ डिफरेंशिएशन पढ़ी होगी, वहाँ आपने एंगल्स को मेजरमेंट करने का तरीका पढ़ा होगा। तो अभी आपको ये प्रूफ नहीं करना, सिर्फ याद रखना है कि 1 रेडियन 57.27 डिग्री होता है, बस। ठीक है यहां तक। अब प्यारे बच्चों और आगे चलते हैं। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी पता चल चुका है फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट्स के सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ये वाला सप्लीमेंट्री एंगल। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी पता चल गया कि डिग्री क्या होता है और रेडियन क्या होता है। अब मुझे आपको कुछ और भी आगे पढ़ाना है। आगे चलिए। पहले हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, और यहां पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी 2 ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिसको हम क्या करते हैं? मेजर कर सकते हैं। और ये 2 किस्म की होती हैं, एक होती फंडामेंटल क्वांटिटी या इसको बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं, और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। पढ़ दिया था ये। तो प्यारे बच्चों, ये हमने फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया था ऑन दी बेसिस ऑफ मेजरमेंट, ऑन दी बेसिस ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, अब मैं फिर से यहां पे लिख रहा हूं फिजिकल क्वांटिटी, कोई इवेंट। और प्यारे बच्चों, आपको पता है मैग्नीट्यूड क्या होता है? चलो मैं आपको पहले यहां पे एक चीज बताता हूं। ये चीज आपने पढ़ी कहीं पे?
जिन्होंने 11th 12th में मैथ पढ़ा उनको तो पता है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो सुनो। इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, अगर ये पता नहीं चला, जो आर्ट्स कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा है तो उसके साथ इंसाफ कहीं कहाँ हुआ। अरे मैं किस लिए हूं, सुनते जाओ। ये मॉडुलस फंक्शन एक मशीन होती है, यानी कि कोई फंक्शन होता है, कोई चीज होती है जिसमें अगर हम नेगेटिव नंबर को डालें तो ये बन जाता है +3, और अगर पॉजिटिव नंबर को डालें तो ये बन जाता है क्या? नेगेटिव। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है। तो आप मुझे बताओ -5 का मॉड क्या होगा? तो -5 का मॉड होगा 5। -100 का मॉड क्या होगा? तो -100 का मॉड होगा 100। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक फिजिकल वे में बताता हूं, आपको इसको सोचना कैसे है। मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। क्या मतलब होता है? मैग्नीट्यूड। मॉडुलस का मकसद क्या होता है? मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई चीज कितनी। क्या मतलब होता है? कोई भी चीज कितनी। 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे देखो, आप गए घर से बाहर, आपको मम्मा बोले बेटा मोमोज ले आना, तो आप पूछेंगे कितने लाऊं, तो बोलेंगे 12 लाओ, 15 लाओ, 18 लाओ, 3 लाओ। ये होता है मैग्नीट्यूड। और एग्जांपल लेते हैं, आप घर से बाहर गए, आपको पापा ने बोला बेटा चावल ले आना, आप बोलोगे 5 किलो लाऊं, 10 किलो लाऊं, 17 किलो लाऊं, 20 किलो लाऊं, कितने लाऊं। ये हो गया यूनिट। आप घर से बाहर जा रहे, आप पापा को बोल रहे पापा पैसे दो, तो पापा पूछेंगे बेटा 5 रुपये चाहिए, 10 रुपये चाहिए, 100 रुपया चाहिए, 1000 रुपया चाहिए, कितने चाहिए। ऐसी वैल्यू को बोलते मैग्नीट्यूड। क्या बोलते? मैग्नीट्यूड। अब अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं? 2। ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा क्योंकि इसके लिए मुझे ज़्यादा पेज चाहिए। नेक्स्ट देखो, मैं यहां पे लिख रहा हूं फिजिकल क्वांटिटी शॉर्ट में। तो अगर हम मैग्नीट्यूड को देखें तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। एक होती है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। ठीक है, पेपर में आता विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर। स्केलर और वेक्टर का क्वेश्चन जो है ये बहुत आता है पेपर। अब पहले मैं आपको बता रहा हूं स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, सुनते जाओ। देखो, मैं आपको बोल रहा हूं मैंने 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। क्या किया मैंने? 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो ये 3 है ना, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, जो अभी मैंने बताया। और ये जो किलोमीटर है इसको बोलते हैं यूनिट। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि भाई आपने 3 किलोमीटर डिस्टेंस तो तय किया, कहां किया, डायरेक्शन कौन सी है? तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं मैंने 3 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया नॉर्थ की तरफ। अब क्या क्या हमारे पास? मैग्नीट्यूड भी, यूनिट भी और डायरेक्शन भी। तो सुनिए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड यूनिट आर नोन एज स्केलर, एंड दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड,
यूनिट एंड डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर। पता चल गया क्या? एक बार फिर से। अब मुझे पता है आप बोल रहे हो सर समझ नहीं आई, एक बार दोबारा। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, मैग्नीट्यूड भी हो और यूनिट भी हो, आर नोन एज स्केलर। एंड दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर। अब पेपर में पूछते हैं कि स्केलर कौन सी है और वेक्टर कौन सी है, तो आप कुछ एक नाम याद रख लो। क्या क्या नाम याद रख लो? नोट मैंने आपको तभी फिजिक्स के नोट नहीं दिए क्योंकि आप लिखेंगे तो याद होगी चीज़ें, बाकी तो सारा लिखा हुआ है वो मैं आपको इसी तरह याद करा दूंगा किताब पे ही। तो स्केलर की एग्जांपल्स क्या क्या? डिस्टेंस, और स्केलर की एग्जांपल एनर्जी, स्केलर की एग्जांपल पावर, स्केलर की एग्जांपल टाइम, स्केलर की एग्जांपल स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, वर्क, चार्ज, चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बाद टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर के बाद, अब मैं नीचे नंबर आ रहा होगा तो मैं यहाँ लिखता हूँ, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के बाद मास, और भी हैं बड़ी खास खास। क्या क्या मैं एक बार इसको रिवाइज करता हूँ। डिस्टेंस स्केलर है, एनर्जी स्केलर है, पावर स्केलर है, टाइम स्केलर है, स्पीड स्केलर है, वॉल्यूम स्केलर, डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है घनापन, प्रेशर स्केलर है, वर्क स्केलर है, चार्ज स्केलर है, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है, टेम्परेचर स्केलर है, फ्रीक्वेंसी स्केलर है, मास स्केलर। अब आपके जहन में एक बात आ रही है इस वक्त, क्या है वो मैं अभी बताता हूं। आप इस वक्त ये सोच रहे हो कि मास्टर जी आप तो हमें पढ़ा रहे हो मगर हमें ये पता नहीं है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमें ये पता नहीं है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हमें ये पता नहीं है चार्ज क्या होता है, हमें ये पता नहीं है प्रेशर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों सुनो, अभी मैं आपको फ्रीक्वेंसी, चार्ज, करंट, प्रेशर नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्केलर्स क्या होते हैं। तो अभी आपकी समझ में स्केलर आना चाहिए। जब मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाऊंगा तो तब मैं एक ज़र्रा बराबर भी आपके जहन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का डाउट नहीं रहने दूंगा। जब मैं आपको वेव पढ़ाऊंगा या मोशन पढ़ाऊंगा तो मैं एक ज़र्रा बराबर भी फ्रीक्वेंसी का डाउट नहीं रहने दूंगा। जब मैं आपको ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो एक ज़र्रा बराबर भी मास का डाउट नहीं रहने दूंगा। जब मैं आपको वर्क, पावर एंड एनर्जी बताऊंगा तो तब मैं एक ज़र्रा बराबर भी पावर का, वर्क का और एनर्जी का डाउट नहीं रहने दूंगा। जब मैं मोशन पढ़ाऊंगा तो डिस्टेंस का एक ज़र्रा बराबर भी डाउट नहीं रहने दूंगा। आप मेरे पे भरोसा रखिए, ये पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ उसी वक्त क्लियर की जाए। अगर मैं आपको अभी फ्रीक्वेंसी पढ़ाना शुरू करूंगा ना तो ना मैं आपको फ्रीक्वेंसी अच्छे से समझा पाऊंगा और ना स्केलर समझा पाऊंगा। इसलिए अभी आप ये चीज़ें इसी तरह लिखिए। ये मेरा वादा है, जब मैं बोलूँगा ना कि आज फिज़िक्स ख़त्म, तब आप बोलेंगे सर आज एहसास हो गया है कि ज़िंदगी में कोई सब्जेक्ट सीखा है पहली बार। ठीक है, चलो
टीचर इज नॉट ए किंग बट ही नो हाउ टू मेक ए किंग। अब हम चलते आगे वेक्टर की तरफ। तो वेक्टर मैंने बताया जिनका मैग्नीट्यूड भी हो, यूनिट भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी, और वेलोसिटी के बाद टॉर्क, TORQE, टॉर्क, टॉर्क के बाद पोजीशन, पोजीशन के बाद एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के बाद फोर्स, फोर्स के बाद वेट, वेट के बाद मोमेंटम, ये MOMENTUM, मोमेंटम, मोमेंटम के बाद इम्पल्स, इम्पल्स के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ठीक है। अब बाकी मैं यहाँ इसी के ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे जगह शायद नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड, अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है मैं बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा। और क्या होता? करंट डेंसिटी। देखो करंट कहाँ गया, ये देखो करंट स्केलर है और करंट डेंसिटी क्या है? वेक्टर। एक और लिख दो, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसी तरीके से लिखिएगा और चीज़ों को हाईलाइट करते चले जाओ, और जो समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, ज़रा भी आपको मैं डाउट नहीं रहने दूंगा। किस किस का डाउट? जैसे मुझे पता है आपको क्या क्या अभी समझ नहीं आया, क्या क्या आपको आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, चलो ये थोड़ा बहुत पता होगा। टॉर्क तो बिल्कुल नहीं पता है, टॉर्क बताऊंगा, वेलोसिटी बताऊंगा, पोजीशन, एक्सीलरेशन, मोमेंटम क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, वेट क्या होता, फोर्स क्या होता, इम्पल्स क्या होता, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती, करंट डेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता। प्यारे बच्चों ये मैं सब कुछ बताने वाला हूं आपको। तो चलो, फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट होती है एक स्केलर, एक होती वेक्टर। स्केलर ऐसी चीज जिसमें मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो। वेक्टर ऐसा जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, यूनिट भी हो और डायरेक्शन भी हो। और फिर मैंने आपको स्केलर्स की और वेक्टर की एग्जाम्पल बताई हैं। अब यहां तक कोई डाउट है आपको, है कि नहीं? चलो, अगर कोई डाउट है तो लाइव क्लास में बताना, अगर नहीं तो अब मैं चलता हूं, आपको एक नई चीज बताता हूं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं ये सारी किस किस एग्जाम के लिए जरूरी हैं ये भी सुन लो। अभी तक वाली चीजें आएंगी जब भी कभी जेके एसएसबी में कोई एग्जाम होगा तो उसमें आएगी ये चीज। एसएससी सीजीएल के अंडर कोई एग्जाम होगा तो उसमें ये चीजें आएंगी। सब इंस्पेक्टर का पेपर हो तो उसमें आएगा। 4th क्लास का पेपर हो तो उसमें भी हल्का हल्का आ सकता है। अब मैं आपको बताऊं, अगर एनडीए सीडीएस का पेपर देंगे तो उसमें क्या आएगा, देखिए आगे। अब मैं थोड़ी मुश्किल चीज पढ़ाने वाला हूं तो जरा ध्यान रखना। आपको पता है डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन क्या होता है? तो सुनिए डायमेंशन क्या होता है। मान लो ये कमरा है और इस कमरे का ये दरवाजा है। आपने एक बेड बनाना है और मिस्त्री को बोला सर एक बेड बना दो, तो आप उसको बोलेंगे कि ये नॉर्मल बेड नहीं होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो अब आप मिस्त्री आपको बोलेगा ना भाई
कौन से कमरे में रखना है, ये ना हो मैं बेड इतना बड़ा बना दूं कि दरवाजे से अंदर जाए ना। तो आप मिस्त्री को बोलो कि रुको मैं घर जाके, या चलो मेरे घर फीता ले आओ तो मेरे घर में मेजर करो, मापो चीज़ को। तो मिस्त्री आएगा आपके घर, तो आपका कमरा मापेगा, जितना मीटर होगा इतने बाई इतने का, तो फिर वो उसी हिसाब से आपके लिए बेड बनाएगा। तो मिस्त्री ने आपके कमरे की मेजरमेंट ली है। क्या ली है? मेजरमेंट। इसी मेजरमेंट को बोलते हैं डायमेंशन। क्या बोलते हैं? डायमेंशन। मगर फिजिक्स में डायमेंशन सिर्फ लेंथ, मास और टाइम को बोलते हैं, ठीक है, बाकी किसी चीज को नहीं। लेंथ को, मास को और टाइम को। किसको? लेंथ को, मास को और टाइम को। अब देखिए पेपर में क्या आता है। पेपर में आता है व्हाट इज डायमेंशन। अच्छा, फंडामेंटल यूनिट क्या क्या हमने पढ़े थे? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ऐसा कुछ भी ले रहा हूं मैं। तो बताओ लेंथ का डायमेंशन क्या आएगा? लेंथ का डायमेंशन आएगा L, बस। और पावर लिखते हैं यहां पे 1। अब लेंथ में कुछ मास नहीं ना होता, तो m को लिखते हैं 0 और टाइम को लिखते हैं 0 और इसको इस ब्रैकेट में बंद करते हैं। ये हो गया लेंथ का डायमेंशन, ठीक है। मास का डायमेंशन क्या होगा? तो भाई मास तो मास है, तो मास आएगा 1, लेंथ आएगी 0, टाइम आएगा 0। हो गया मास का डायमेंशन। टाइम का डायमेंशन, लेंथ आ गई 0, मास आ गया 0, टाइम आ गया 1, बस डायमेंशन। ठीक है यहां तक? चलिए, बाकी इन चीजों का कुछ का डायमेंशन होता है, कुछ का डायमेंशन नहीं होता। अब टेम्परेचर में ना तो लेंथ है, ना मास है, ना टाइम है, तो सब कुछ होगा क्या? 0। क्या होगा? 0। तो अब चलते हैं, कोई थोड़ी मुश्किल चीजों का डायमेंशन निकालते हैं। कभी कभार पेपर में डायमेंशन आते हैं और एनडीए सीडीएस वाले पेपर में आते हैं। जैसे मैं आपको डायमेंशन निकालने सिखा रहा हूं, किसका? वेलोसिटी का। अगर ये आपको नहीं आता है तो टेंशन नहीं लेनी है, कभी कभार ही पेपर में आता है, बट आपको आना जरूर चाहिए। मेरा मकसद है कोई भी चीज आपसे छुपी ना रहे। वेलोसिटी। आप मुझे बताओ पहले, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? ये है कोई फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। हम नहीं बोलते 250 मीटर पर सेकंड, है ना? तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अब इसका डायमेंशन क्या होगा? देखो मीटर। आप मुझे बताओ मीटर किसका यूनिट होता है? लेंथ का होता है, मास का होता है, या टाइम का होता है? मीटर किसका? लेंथ का। वेरी गुड। तो मीटर है ना, तो एल आ गया 1। अब मीटर पर सेकंड, तो मास यहां पे नहीं है ना, तो जहां पे मास नहीं है वहां पे मास 0। अब पर सेकंड, अच्छा ये मैं आपको बता दूं, पर का मतलब होता है, देखो मीटर पर सेकंड, पर का मतलब होता है नीचे। तो जब इस नीचे को ऊपर ले जाते हैं ना, तो मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिखते हैं, -1 लिखते हैं, ठीक है। अगर ये होता मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम इसको लिखते ms-2, ठीक है, ऐसे लिखते। अब L1, M0 और S क्या होता है? सेकंड यानी कि टाइम, तो t की पावर -1 और इसको रखते डब्बे में ऐसे। कोई डाउट है कि नहीं? अब हम निकालते हैं, किसका यूनिट निकालते हैं? किसका निकालें? मैं थोड़ा अभी सिंपल आपको सिखा रहा हूं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं सिखा रहा हूं। अब हम निकालते फोर्स या एक्सीलरेशन का निकालते हैं। एक्सीलरेशन का मतलब होता है स्पीड में बढ़ना या कम होना, ज्यादातर बढ़ने को बोलते हैं एक्सीलरेशन।
एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर 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 किसका यूनिट है? लेंथ का, L1। अब यहां पे मास तो नहीं है, तो मास 0 पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि सेकंड किसका है? टाइम का, तो t की पावर -2। ये किसका आ गया? एक्सीलरेशन का। ठीक है कि नहीं? अब उसके बाद फोर्स का भी निकाल लेते ताकि आपको हल्का सा आइडिया हो जाए। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन का तो हमने अभी निकाला, क्या? L1 और t की पावर -। अच्छा एक बात सुनो, अगर ये आप ये m नहीं भी लिखोगे ना, जिसका 0 होता है, अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तब भी चलता है। ये मैं ऐसे बता रहा हूं कि सारा लिखना है ऐसे ही। फोर्स हो गया मास इनटू एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन का क्या होता है? L1 और t -2, और साथ में क्या है? मास, तो m1। अब इसको सीक्वेंस में लिखेंगे L1 m1 t -2। ये यूनिट किसका है? फोर्स का। आप यहां पे 1 लिखो या ना लिखो, बट -2 लिखना जरूरी है। ठीक है? तो अब ऐसे डायमेंशन होते हैं, ये मैंने आपको बताया। मगर प्यारे बच्चों, जब हम धीरे धीरे चीजें पढ़ेंगे, जैसे जब मैं आपको वर्क, पावर एंड एनर्जी बताऊंगा, तो मैं वर्क का डायमेंशन पढ़ाऊंगा, एनर्जी का डायमेंशन पढ़ाऊंगा, पावर का डायमेंशन पढ़ाऊंगा, SI यूनिट पढ़ाऊंगा, CGS यूनिट पढ़ाऊंगा, और सारे यूनिट पढ़ाऊंगा धीरे धीरे टाइम के साथ। अभी अगर मैं आपको पूरी लिस्ट पढ़ा दूं ना यूनिट्स की, तो आपको ना यूनिट समझ आएगा, तो ना यूनिट के आगे क्या पढ़ना है ना वो समझ आएगा। इसलिए जितनी चीज मैं पढ़ा रहा हूं उतनी ही चीज पढ़ो, उतना समझ आना चाहिए आपको। आगे का समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आज इतना ही। लाइव क्लास में सब आना और मुझे बताना डाउट क्या क्या है। इसके आगे हम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस पढ़ेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।